नमस्कार, स्वागत है आपका डायलॉग्स पे। आप देख रहे हैं, आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ आए हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गवई के ऊपर जूता उछाला गया एक वकील के द्वारा, वो कहीं ना कहीं बेहद शर्मनाक है। और जिस देश में धार्मिक सहिष्णुता के लिए गांधी ने अपनी जान दे दी, जिस देश में बी आर अम्बेडकर ने अपना धर्म बदल लिया, उस देश में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता उछालना, ये कहीं ना कहीं असहमति की पराकाष्ठा है। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। इंदिरा जयसिंह नोटेड सुप्रीम कोर्ट के वकील रही हैं, और जिस तरह से उन्होंने कई सारे ह्यूमन राइट वायलेशन के केसेस लड़े हैं। और साथ ही अशोक भारती, जो कि दलित एक्टिविस्ट हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं इंदिरा जी से। इंदिरा जी, जिस तरह से आपने भी इस बात को उठाया है, और कई सारे जो सुप्रीम कोर्ट को लॉयर हैं, जो वकील हैं, उन्होंने इस बात को आज उठाया कि इस केस में एक तरह से, क्योंकि हमने कई सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि आज की तारीख में किसी सरकारी फंक्शनरी के ऊपर, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के ऊपर अगर डिसेंट कोई असहमति व्यक्त करता है, तो उसके खिलाफ तो सेडिशन के चार्जेस तुरंत लग जाते हैं। अभी आप देखें कि लद्दाख में वांगचुक जेल में है, उनके ऊपर एनएसए लगाया गया है। लेकिन इस केस में जो वकील है जिसने जूता उछाला, वो पूरे गर्व के साथ कह रहा है कि उसे इस बात का कोई खेद नहीं है कि उसने जूता उछाला, और बल्कि ये भी प्लीड कर रहा है कि किस तरह से मुसलमानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बायसनेस दिखी है। हल्द्वानी का केस, जलीकट्टू का केस, इस तरह के कई सारे केसेस उसने गिनाए हैं। तो आपका प्राइमा फेसी क्या आर्गुमेंट है? आप क्या चाहती हैं इस केस में एक तुरंत एफआईआर हो और उसे गिरफ्तार किया जाए? जी, मैं मानती हूँ कि ये जूता फेंका गया है, ये सिर्फ हमारे चीफ जस्टिस पे नहीं फेंका गया है, पूरे सुप्रीम कोर्ट पे फेंका गया है। उससे भी ऊंची बात है, ये हिंदुस्तान के संविधान के ऊपर जूता फेंका गया है। तो आपका सवाल का सीधा जवाब मैं ये दूंगी, इस इंसान की गिरफ्तारी होनी चाहिए। आप ये ना पूछो कि जस्टिस गवाई ने खुद क्यों ना इसकी गिरफ्तारी ऑर्डर की, क्योंकि इसलिए कि एक इंसान अपने ही केस में जज नहीं बन सकता। इसीलिए उन्होंने बहुत डिग्निटी से कहा कि ये बातें मुझे डिस्टर्ब नहीं करती है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, ये जब बातें मुझे तो डिस्टर्ब कर रही हैं, क्योंकि मैं भी इस देश की एक नागरिक हूँ। मेरा भी संविधान धर्मनिरपेक्षता का संविधान है। ये कोशिशें बहुत समय से चल रही है कि इस संविधान को कैसे बदला जाए। ये हम संविधान को छोड़ के अलग रख के, जैसे आपने कहा, जिस देश में महात्मा गांधी ने अपनी जान दे दी हम लोगों के लिए, जिस देश में डॉक्टर अंबेडकर ने कन्वर्जन किया बुद्धिज्म पे, उस देश में ये बहुत बड़ी बात है। और मैं मानती हूँ कि दिल्ली पुलिस को इस इंसान को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे जस्टिस गवाई कुछ भी कहे। लेकिन ये मामला सिर्फ जस्टिस गवाई और उसके बीच नहीं है, ये मामला हमारे और स्टेट के बीच का है। और जैसे आपने बताया कि अगर हमने ऐसी कोई बात कर दी तो हमें पकड़ के सीधा अंदर कर देंगे। तो ये जो चल रहा है बहुत बुरा चल रहा है। अभी अभी मैंने उस आदमी का एक वीडियो देखा है जिसमें उसने कहा है कि हम तो सब सनातनी हैं, और आपने जो बुद्धिज्म पे कन्वर्जन किया है वो आपने गुलामी में कन्वर्जन कर दिया। कैसी बातें चल रही है इस देश में? हम ये बातें मानने को तैयार नहीं है। उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्शन होना चाहिए उसके खिलाफ। उसको कानून। लेकिन 24 घंटे के बाद भी दिल्ली पुलिस तो कोई गिरफ्तारी की तरफ नहीं बढ़ रही है। एक इन्फ्लुएंसर अजीत भारती नाम का व्यक्ति है, जिसने कि खुलेआम सीजेआई को ये कहा कि उनके ऊपर अटैक होना चाहिए, जूते मारने चाहिए, और तमाम तरह की बातें उसने कही अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे। उससे नोएडा पुलिस पकड़ के लाती है, इंटोग्रेट करती है, और कुछ घंटों के बाद उसे छोड़ देती है। सिर्फ ये कहती है कि अपने ट्वीट को तुम डिलीट कर दो। जबकि वही सोनम वांगचुक, जो कि जिनके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने लद्दाख में हिंसा भड़काई, भड़काऊ भाषण दिए, और उन्हें एनएसए लगाकर जोधपुर के जेल में बंद कर दिया जाता है। तो आपको लगता है कि इस देश में एक दो तरह की व्यवस्थाएं चल रही है, कि जो सत्ताधारी दल के साथ में, उस आइडियोलॉजी के साथ में रहे, वो कुछ भी करके माफ हो जाए, जबकि दूसरा तरफ जो व्यक्ति है वो एक तरह से जेल में सड़ता रहे? बिल्कुल आपने कहा, इस देश में दो लीगल सिस्टम्स चल रही हैं भैया। एक लीगल सिस्टम उनके लिए जो बीजेपी के साथ है, एक लीगल सिस्टम हमारे लिए जो कहते हैं हमें सनातन धर्म नहीं चाहिए, हमारा ये संविधान है, यही हमारा सबसे महत्व एक गाइडेंस है कि हम इस देश के नागरिक कैसे बन के एक दूसरे के साथ रह सके प्यार मोहब्बत से। और लेकिन हम दोनों के लिए अलग अलग कानून है।
इस देश में। और दिल्ली पुलिस का क्या किया, क्या बताऊं मैं आपके बारे में। जब जस्टिस वर्मा के घर में कैश मिली, उसी समय उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं लगा दी? ये वही सवाल उठ रहा है, बार 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 ये सवाल उठ रहा है कि दिल्ली पुलिस को गाइडेंस कौन दे रहा है? दिल्ली पुलिस को कौन कह रहा है इस केस में गिरफ्तारी करो, इस केस में नहीं करो? ये कोई और इंसान है, ये दिल्ली पुलिस अपने आप एक्ट नहीं कर रही है। एक और सवाल जो खड़ा होता है इंदिरा जी की, पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि कोई भी मामला आता है, कुछ ऐसे जैसे मणिपुर के केसेस हुए, तो उसमें अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप पे सुप्रीम कोर्ट के जो फॉर्मर चीफ जस्टिस रहे हैं, लॉयर रहे हैं, वो सब एक सिग्नेचर कैंपेन आइदर प्रो सरकार के जो पक्ष में है या विरोध में है, वो सिग्नेचर करके एक सॉलिडरिटी दिखाते हैं। लेकिन जस्टिस गवई के केस में जब 16 सितंबर की घटना हुई, जिसका रेफरेंस दिया जा रहा है कि वो खजुराहो के मंदिर में उन्होंने जो स्वीपिंग कमेंट किया या रिमार्क दिया, उसके बाद कोई भी फॉर्मर चीफ जस्टिस लॉयर, इन सब का कोई भी ग्रुप का उनके पक्ष में खड़ा नहीं हुआ। तो आपको ये लगता है कि सेलेक्टिवली जस्टिस गवई को टारगेट किया जा रहा है? जी हाँ, मैंने ये कह दिया जब किसी ने मुझे ये सवाल पूछा था। ये एक व्यक्ति, एक इंसान, एक जज, एक चीफ जस्टिस को आइसोलेट करके टारगेट किया गया है क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट के हैं, वो दलित हैं। इसीलिए ये, मैंने कहा आपको, ये हमला उन पे नहीं है, ये हमला इस देश के संविधान के ऊपर है। और मुझे ये बात अच्छी लग रही है कि अब पूरे देश में इसके बारे में चर्चा हो रही है। ये चर्चा जरूरी है। जिस डॉक्टर अंबेडकर ने हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, उस डॉक्टर अंबेडकर के साथ हम सब खड़े रहने के लिए तैयार हैं। तो और आपको लगता है कि सिर्फ कन्वर्जन, ये क्या बात चल रही है, मुझे ये बताओ। इस सवाल का जवाब मुझे कौन देगा कि ये कह रहे हैं हम सब तो सनातनी हैं, और जिन लोगों ने बुद्धिज्म पे कन्वर्जन किया है, क्या आप उनके खिलाफ एंटी कन्वर्जन लॉ लगाओगे? क्या क्या ये नहीं चल रहा है मामला के डिफरेंट ग्रुप्स में आप कम्युनल वायलेंस शुरू कर रहे हो? ये गुनाह है, ये इंडियन पीनल कोड में ऑफेंस है। और जैसे आपने बार 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 मुझे एग्जांपल दिए हैं, चाहे वांगचुक हो, चाहे कोई और हो, कितने लोगों के खिलाफ ये, आप जानते ही हो, बीजेपी तो एक लॉन्ड्री वॉशिंग मशीन हो गई है। जो भी उनको ज्वाइन, अगर कल मैं उनसे ज्वाइन कर दूं तो बोलेंगे हाँ ठीक है, आपने तो कोई क्राइम किया ही नहीं। ये तो ये जो बहुत बड़ा सवाल है हमारे सामने, हर नागरिक के सामने, इस सवाल को आपने उठाया तो इसको उठा के ही रखना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो हमारे साथ इस सवाल का जवाब ले लेते हैं अशोक भारती से, जो कि दलित एक्टिविस्ट हैं और नेशनल फेडरेशन ऑफ दलित ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट भी हैं। अशोक भारती साहब, आप इस घटना को कैसे ले रहे हैं? क्या सिर्फ इसको दलित आइडेंटिटी से जोड़ा जाना सही है, या फिर पूरी जुडिशरी को टारगेट करके? क्योंकि पिछले, उससे पहले भी आपने देखा होगा कि जब जस्टिस चंद्रचूड़ थे, उन्होंने कुछ फैसले लिए जो फैसले सरकार के पक्ष में थे, उसकी तो वाहवाही हुई। जो फैसले सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, उसको लेके लोग पीछे, उनके पीछे डंडा लेके निकल गए। उसी तरह से उससे पहले जो कई सारे फॉर्मर चीफ जस्टिस का भी आप रेफरेंस ले, उदाहरण ले, तो क्या पूरी जुडिशरी को टारगेट करने का एजेंडा है, या फिर इस समय दलित आइडेंटिटी, एक दलित चीफ जस्टिस, सेकंड दलित चीफ जस्टिस है, उनके ऊपर अटैक किया गया, और शायद बिहार का चुनाव है इसलिए प्रधानमंत्री ने कुछ घंटों में ही इसको कंडेम कर दिया गया? इस सवाल को थोड़ा हम दलितों के दृष्टिकोण से थोड़ा अलग रखेंगे तो बेहतर होगा, तब हम इसको समझ पाएंगे कि इस जी। देश में हो क्या रहा है। ये बात तो ठीक है, इस देश में दलित होना अपने आप में आज भी एक अपराध है। और भारत के संविधान को लागू हुए 75 साल के बाद भी जो तथाकथित अपने आप को ऊंचा मानते हैं, ऊंची जात का मानते हैं, ऊंचा वर्ग का मानते हैं, उन्होंने इस बात को अभी तक स्वीकार नहीं किया है कि इस देश के जो दबे कुचले दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, वो उनके बराबर आ जाएं। सवाल इस बात का है कि कोई एक व्यक्ति
सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में जूता उछालता है। मैं इंदिरा जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायाधीश ने उस बात को बड़े सम्मान के साथ दरकिनार कर दिया, लेकिन क्या ये जूता जस्टिस B.R. गवई पे उछाला गया है, या ये जूता भारत की शासन, प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था के ऊपर उछाला गया है? हमारा दृष्टिकोण यह है कि ये जूता भारत की सत्ता को चुनौती देने वाला है। इसने भारत की सत्ता को चुनौती दी है, जिसको भारत का सर्वोच्च न्यायालय रिप्रेजेंट करता है। चीफ जस्टिस एक व्यक्ति हैं, ये B.R. गवई पे नहीं, भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश के ऊपर उछाला गया जूता है। और भारत के जो सर्वोच्च न्यायाधीश हैं वो भारत की न्यायिक सत्ता के प्रतिनिधि हैं। एक व्यक्ति भारत की सर्वोच्च न्यायिक सत्ता को चुनौती दे रहा है, और भारत के जो अभी तक जो हमारे वेणुगोपाल जी हैं, जो महान्याय अधिवक्ता हैं, उन्होंने अभी तक इस व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए FIR का कोई कदम नहीं उठाया है। इसका मतलब यह है, ये व्यक्ति इज इन कहूट विद द एडवोकेट जनरल ऑफ द कंट्री। एक सवाल और, अगर एडवोकेट जनरल अगर इस सवाल पर FIR दर्ज नहीं करवाते हैं, तो उस व्यक्ति से ज्यादा दोषी भारत सरकार और उसके महाधिवक्ता होंगे, क्योंकि वो जानबूझकर इस कदम को नहीं उठा रहे हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, हमको ये समझना है कि ये इंसिडेंटल नहीं है कि 2 अक्टूबर को माननीय मुख्य न्यायाधीश की मां RSS की सभा में जाने से इंकार करती हैं, और उसके 3 दिन बाद जो है मुख्य न्यायाधीश के ऊपर एक दक्षिणपंथी व्यक्ति, और मैं जानता हूं और हम इस बात की मांग करना चाहते हैं, इस व्यक्ति की पूरी वैचारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक, राजनीतिक, उसका जो अलायंसेस है जिसके साथ वो जुड़ा है, उसका सारा का सारा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, देश के सामने होना चाहिए। हमें डर है कि यह व्यक्ति पूरी तरह से RSS और भाजपा से जुड़ा हुआ है, इसीलिए सनातन की बात कर रहा है। ये सनातन से बात करने वाला व्यक्ति, उसकी कोई तो राजनीतिक पृष्ठभूमि होगी, उसकी तो कोई सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होगी, जिसकी वजह से महाधिवक्ता जो है अभी तक FIR दर्ज नहीं करवा रहे हैं। भारत सरकार उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है, दिल्ली पुलिस उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है। जो सत्ता अपने को चुनौती देने वाले व्यक्ति को खुलेआम छोड़ती है, वो सत्ता लंबे समय तक टिकती नहीं है। ये देश, भारत सरकार जानबूझकर देश को अनार्की की तरफ ले जाना चाहती है। ठीक है, एक सवाल, ठीक है अशोक जी, इंदिरा जी से एक सवाल ले लेता हूं कि इंदिरा जी, ये जो अशोक जी बात कह रहे हैं कि अभी विजयादशमी के मौके पर जो RSS का कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति कोविंद साहब को बुलाया गया, गवई साहब की मां को बुलाया गया, क्योंकि RSS को भी लगता है कि समाज में समरसता और जो इंक्लूजन की पॉलिटिक्स तभी होगी जब आप दलित जो कम्युनिटी है, जो बैकवर्ड कम्युनिटी है, उसको इंक्लूड करेंगे। और इसलिए सिंबोलिज्म, ऑप्टिक्स के लिए उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति को बुलाया, उन्होंने गवई साहब की मां को बुलाया। लेकिन उसके 4 दिन के बाद ही ये घटना होती है। तो आपको लगता है कि ये एक प्लान्ड तरीका है अटैक करने का, या फिर ये स्पॉन्टेनियस तरीका है? क्योंकि सोशल मीडिया पे तो ढेर सारे जो राइट विंगर है उनकी बाढ़ आ गई है, जो कि इस घटना को जस्टिफाइड ठहरा रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट की आलोचना कर रहे हैं। एक आप ही के फ्रेटर्निटी के वकील ने तो यहाँ तक कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो न्याय की पद्धति है, केसेस इतने ज्यादा पेंडिंग है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में रिफॉर्म होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से लोग नाराज है और इसलिए इस तरह की घटनाएं हो रही है। तो आप किस तरह से देख रही हैं? देखिए, थोड़ा सा करेक्शन आपके गेस्ट के बारे में जो उन्होंने बोला, के वेणुगोपाल आज अटॉर्नी जनरल नहीं थे, आपका अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी है, लेकिन उनका माफी चाहता हूँ। हाँ, नहीं, कोई बात नहीं, माफी का सवाल नहीं है। आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा, उनका फर्ज होता है FIR दर्ज करवाना, उन्होंने नहीं किया। लेकिन मेरी ये भी मांग है सुप्रीम कोर्ट से कि आप अपने तरफ से प्रेस स्टेटमेंट इशू करो कि ये वो हमला पूरे सुप्रीम कोर्ट पे है, एक जज के ऊपर नहीं है। बाकी रहा आपका सवाल,
जिस आरएसएस में महिलाएं नहीं जुड़ पाती है, वो उनके मुंह में कैसे ये निकलती है बात कि हम इंक्लूसिव करना चाहते हैं। ये हिपोक्रेसी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर है। तो हाँ, तो ये इससे मैं सहमत हूँ कि इसमें कोई स्पॉन्टेनियस चीज नहीं है। मेरे दृष्टिकोण में तो पॉलिटिकल मामला है ही है, इसलिए कहा ये लड़ाई है बहुत बड़ी, एक आइडियोलॉजिकल फाइट है और इसको जारी रखना ही पड़ेगा। लेकिन इस फाइट में एक कोशिश हो रही है, इस इंसान के पीछे और कौन है उसका जांच, वो भी मैंने मांग की है, पूरे सुप्रीम कोर्ट को कैप्चर करने की। इस संविधान को हटा के ये कहना चाहते हैं कि आज से आगे हमारा संविधान सनातन धर्म होगा। बोलते तो रहते हैं हमेशा, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज है, कुछ चीज नहीं है। हमारी तो 5000 ईयर्स का सिविलाइजेशन है, हमारा तो सनातन धर्म है और सनातन धर्म कॉन्स्टिट्यूशन से पहले आया, तो हम उसी को फॉलो करेंगे। ये वही कोशिश चल रही है, इसी कोशिश को हम के खिलाफ हम लड़ेंगे, चाहे हमें भी जान देनी पड़े, कोई बात नहीं। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें मिला है, डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है, उसको हमें कायम रखना है किसी भी हालत में। आपको लगता है कि कई बार स्थितियां इस तरह से हो जाती है कि जैसे मणिपुर के केस में हुआ, नुपुर शर्मा के केस में हुआ कि जो राइट विंगर जो ट्रोल आर्मी है या फिर जो पूरा एक इकोसिस्टम है, वो उसे लगता है कि अगर रूलिंग पार्टी का कोई व्यक्ति उस पर लगाम भी लगाना चाहे, तो कहते हैं ना कि जब आप शेर की सवारी कर रहे हैं तो फिर एक सीमा के बाद शेर ये खुद तय करता है कि वो सवारी आपकी लेगा या नहीं लेगा। तो प्रधानमंत्री ने इसको कंडेम किया, लेकिन उस कंडेमेशन के बाद भी एक पूरा जो इकोसिस्टम है वो कहीं ना कहीं जस्टिस गवई के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है, वो इस घटना को सही बता रहा है, वो ये कह रहा है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में रिफॉर्म होना चाहिए, वो इसे एनजेएससी से जोड़ दे रहा है, वो कह रहा है कि मुसलमानों के प्रति सुप्रीम कोर्ट सॉफ्ट रहा है, जिसको कहते हैं कि इशू एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कंडेम कर दिया, लॉ मिनिस्टर ने कंडेम किया, लेकिन उसके बाद भी जो इकोसिस्टम है वो तैयार नहीं है उस बात के लिए। देखिए, मैं सोशल मीडिया पे एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मैं कोई पॉलिटिशियन हूँ। मैं एक सीधी सादी वकील हूँ। मैं जो आपको कह रही हूँ, मैं हिंदुस्तान के संविधान को सोच समझ के उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए आई एम सॉरी, मैं आपके कमेंट पे कमेंट नहीं करूंगी। लेकिन अगर चीफ जस्टिस ने अप्रोच किया, पीएम ने अप्रोच किया चीफ जस्टिस को, उनको ये बताने के लिए कि आपके साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ है, तो एक छोटी सी बात कर दो, एक एफआईआर दर्ज कर दो। आप बोलते हो जो बोलते हो, उस बोलने पे एक्शन लो। तब मैं मानूंगी कि हाँ, हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं। अगर वो नहीं होता है तो फायदा क्या। बिल्कुल। अशोक जी, आपसे ये सवाल जानना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इसको कंडेम किया, आपको लगता है कि 2015 में कि इस तरह की घटना हुई थी कि जब बिहार का चुनाव था और मोहन भागवत ने एक बयान दिया था कि वो रिजर्वेशन को रिव्यू किया जाएगा, और उसके बाद उस पूरे चुनाव में बीजेपी को बैकलैश का सामना करना पड़ा। तो चूंकि इस समय चुनाव है, बिहार में 18-19% दलितों की आबादी है, वहां पे बौद्ध धर्म के अनुयायी है, बौद्ध धर्म की धरती है, इसलिए प्रधानमंत्री को आगे आके इसे कंडेम करना पड़ा। अनलाइक पास्ट इंसिडेंट की बहुत सारे मामलों में प्रधानमंत्री ने चुप्पी बनाए रखी थी। देखिए, अगर भारत के प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर चुप्पी बनाए रखते तो उनकी लेजिटिमेसी खत्म हो जाती। तो उन्होंने केवल अपनी लेजिटिमेसी को बरकरार रखने के लिए यह बयान दिया है। और मैं इंदिरा जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं। भारत के प्रधानमंत्री को जो एडवोकेट जनरल हैं उनको ऑर्डर करना चाहिए, उनको सलाह देनी चाहिए कि इस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। अगर भारत के प्रधानमंत्री, आपको याद होगा कि जब दलितों पे हमला हुआ था, प्रधानमंत्री ने कहा था मेरे ऊपर गोली मार, मुझे गोली मार दो, याद है ना आपको, लखनऊ में उन्होंने कहा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो ये बयानबाजी तब तक, ये बयानबाजी तब तक केवल और केवल दिखावा है जब तक कि कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं होती। अपराधी को जब तक कानून के दायरे में लाके सजा नहीं दी जाती, तब तक ये बयान बेमतलब हैं। और इसका असर बिहार चुनाव पर होगा
इसका असर देश के दलितों पर होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह देश भर के दलित इतने गुस्सा हैं, अगर कोई पहलकदमी करेगा तो इस देश में नेपाल जैसी हालत हो सकती है। लेकिन दलित इसमें इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कानूनी कार्रवाई करती है या नहीं करती। अगर सरकार कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी तो दलित भी फिर अपने स्तर पर कार्रवाई करने को के लिए तैयार रहेंगे। एक सवाल जो कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जब चिदम्बरम के ऊपर एक तरह से उछाला गया था, इंक फेंका गया था, और जब घटना हुई थी तो आम आदमी पार्टी ने उस व्यक्ति को टिकट देकर एमएलए बना दिया। तो वैसी स्थिति में लोग उस घटना की को कंपेयर कर रहे हैं इस घटना से। आप कैसे इस घटना को लेते हैं कि क्या इस तरह की घटना, चूंकि पॉलिटिशियन के प्रति भारत में एक लोगों की जो क्रेडिबिलिटी है वो कम हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी भी लोगों की आस्था है। लोगों को लगता है कि फाइनल जो अथॉरिटी है अभी भी उनके पास में सुप्रीम कोर्ट का है। अगर सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी इस तरह से खत्म की जाएगी, उसे नीचा दिखाया जाएगा, तो फिर तो हमें जिसको कहते हैं कि भीड़ तंत्र में तब्दील होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए, ये हमको ये समझना है कि पिछले 11-12 साल के अंदर एक प्रवृत्ति इस देश में लगातार प्रमोट की जा रही है। वो इस देश में लॉलेसनेस को बढ़ावा दे रहे हैं। उदाहरण के लिए बुलडोजर जस्टिस क्या है? बुलडोजर का कोई जस्टिस नहीं होता, बुलडोजर इनजस्टिस है। तो त्वरित न्याय के नाम पर वो जो है एनार्की फैलाने का काम कर रहे हैं। ये एनार्की किसके हक में है और किसके हक के खिलाफ है? हमको समझना है कि एनार्की हमेशा जो समाज के ताकतवर तबके होते हैं उनके हाथ में होती है। एनार्की उनको फायदा पहुंचाती है जो देश के करोड़ों करोड़ गरीब हैं, विपन्न हैं, कमजोर हैं, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर। एनार्की उनके खिलाफ जाती है। अब इस देश में लिंचिंग किनके साथ हो रही है आपको पता है? रायबरेली में एक दलित व्यक्ति को पीट पीट कर मार दिया गया। सब किसके लोग थे? बाबा के लोग हैं। तो हमें समझना है कि इस देश को हमें एक व्यवस्थित देश के तौर पे चलाना है या हमें देश को एनार्की की तरफ धकेलना है। मुझे लगता है ये हमारे सिस्टम के अंदर जो मौजूदा सरकारी पार्टी है उसका एक सायास प्रयास ये हो रहा है कि देश के एक एक इंस्टीट्यूशन को शक्तिहीन कर दिया जाए। इस देश में निरंकुशता का शासन लगा दिया जाए कि जो कोई एक व्यक्ति ऊपर से कोई बयान आए, ऊपर से कोई व्यक्ति एक निर्देश दे और सारे भेड़ बकरियों की तरह से उस निर्देश को पाल लें। थाली ताली का सिस्टम लाना चाहते हैं, लेकिन थाली ताली से देश नहीं चलता है। देश दिमाग से चलता है, देश न्याय से चलता है, देश करुणा, प्रेम, मैत्री, भाईचारे से चलता है। एनार्की से देश नहीं चलता है। इसलिए हम इस एनार्की के खिलाफ हैं और सरकार को इस अगर सरकार इस एनार्की को नहीं रोकती है तो ये माना जाएगा कि रूलिंग पार्टी इस एनार्की को बढ़ावा दे रही है, एनार्की के साथ है। और देश की जनता तो जानती है, इस एनार्की से लड़ने का तरीका वो जानती है। उन्होंने 1977 में सरकार का तख्ता पलटा है, मौका मिलेगा फिर पलटेगी। इंदिरा जी, एक अंतिम लास्ट कमेंट आपसे जानना चाहूंगा कि इतिहास में आपने देखा होगा कि अभी थोड़े दिन पहले जब वक्फ बिल जब सुप्रीम कोर्ट में उस पे चर्चा हो रही थी और वो लीगल उस पे डायमेंशन पे चर्चा हो रही थी, तो रूलिंग पार्टी के एक एमपी निशिकांत दुबे ने काफी टिप्पणी की थी, कड़ी टिप्पणी की थी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। आपको लगता है कि इस तरह का भी एक सेलेक्टिव तरीका है जो पार्टी सत्ता में होती है कि वो एक प्रेशर बिल्ड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, जब कोई अगर इंपॉर्टेंट केस सुप्रीम कोर्ट में सरकार का फंसा हुआ है तो एक प्रेशर बिल्ड करो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या फिर जो भी बेंच सुनवाई कर रही है, तो एक सेलेक्टिव तरीका रूलिंग पार्टी के एस्टैब्लिशमेंट के जो लोग हैं उन लोगों ने अख्तियार किया है? या फिर इतिहास में इंदिरा गांधी के जमाने से अगर आप देखें राजीव गांधी का जमाना, उस जमाने में भी ऐसा होता रहा है? देखिए, इसको जो पोस्चरिंग कहते हैं, जो डॉग विसल कहते हैं, वो ही सवाल है ये। तो दुनिया जानती है कि आप कहीं भी बोल दो, फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट पे भी इस तरह के बातें की जाती है। तो ये तो दुनिया जानती है कि कौन पोस्चरिंग कर रहा है, किस कारण से, राजनीति के लिए ये सब हो रहा है।
इसलिए मैं इन बातों में जाना ही नहीं चाहती हूँ। मैंने आपको बार बार कहा है, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, डॉक्टर अंबेडकर ने ड्राफ्टिंग कमेटी में ड्राफ्ट करके इस देश को दिया है, और इस देश के इस कॉन्स्टिट्यूशन को कायम रखना हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है, और वो हम अपना धर्म निभाएंगे। आज मैं लेकिन अगर इससे सुप्रीम कोर्ट के इंडिपेंडेंस पे आपको लगता है कि अटैक किया जा रहा है? उस इंडिपेंडेंस को खत्म कैसे किया जाए, उसकी कोशिश हो रही है? वही, उसी को हम कहते हैं नैरेटिव, उसी को हम कहते हैं पोस्टरिंग, उसी को हम कहते हैं धमकी। एक तरह की धमकी देना, आप सनातन धर्म को रिस्पेक्ट कर लो वरना हम आप पे जूते फेंकेंगे। चाहे वो जूता हो, चाहे वो शब्द हो, चाहे वो कुछ और तरीका हो किसी को धमकाने का। धमकी इज अ धमकी। इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरी ये इच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट इस धमकी से ना डरे, और इसलिए मेरी मांग, मैं बार बार ये मांग करूंगी, सुप्रीम कोर्ट को अपना मुंह खोल के एक प्रेस स्टेटमेंट इशू करना चाहिए कि वी कंडेम दिस अटैक ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वी स्टैंड बाय इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, नो सनातन धर्म, नो नथिंग। ये बहुत जरूरी बात है और उनकी तरफ से। और आपको ये नहीं लगता कि जो जस्टिस गवई ने जो रिमार्क दिया था 16 सितंबर वाली, उसमें कोई गलती थी? वो क्योंकि जस्टिस गवई ने बाद में कहा, और सॉलिसिटर जनरल ने भी कहा कि ये चीप पब्लिसिटी के लिए पीआईएल दाखिल किया गया था, और उसमें जस्टिस गवई ने बाद में ये कहा कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। तो उस मामले को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, उछाल दिया गया, या सचमुच उनके मुंह से स्लिप ऑफ टंग हो गया था? इसमें कोई स्लिप ऑफ टंग है नहीं, मैं नहीं मानती हूँ इसमें कोई स्लिप ऑफ टंग है। और उनका ये कहने का मतलब उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरे धर्मों, अरे हिंदुस्तान का संविधान सब धर्म को इक्वल मानता है, तो फिर सवाल कहाँ से उठता है? और उन्होंने उनको कहा क्या, यही कहा जो वो दुनिया को बोलते हैं ना, वही तो कहते हैं ना हम सनातनी है। हमारा ये धर्म है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? और उसके लिए जूता फेंकना क्या आप जस्टिफाई करोगे? हम नहीं जस्टिफाई कर सकते। बिल्कुल। इस सवाल पे सारे लोग सहमत हैं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस, उसकी आजादी पे हमला किया जा रहा है, किसी न किसी तरीके से वो न केवल शर्मनाक है, उसे कंडेम किया जाना चाहिए, बल्कि सरकार को त्वरित गति से उस व्यक्ति के खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई उठा सकने योग्य कार्रवाई है, चाहे उसका लाइसेंस कैंसिल करना हो बार काउंसिल से, इसके अलावा उसकी गिरफ्तारी हो, वो सारे प्रोविजन लिए जाने चाहिए, जिससे कि भारत की न्याय व्यवस्था में और संविधान में व्यक्तियों का, लोगों का यकीन कायम रहे, और वो उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी, उसका सम्मान करे, जैसे बी आर अम्बेडकर ने जिस संविधान को बनाया है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इंदिरा जयसिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, इस चर्चा में भाग लेने के लिए। बाकी खबरों के लिए और बाकी कार्यक्रमों के लिए आप जुड़े रहें डायलॉग्स के साथ।